मैं उदित तिवारी, स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। प्रदेश सरकार की एसपीयू के मुताबिक आज से कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। सुबह से ही स्कूल में बच्चों की अच्छी खासी तादाद देखने को मिल रही है। कोविड-19 के मुताबिक स्कूल में सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य है। कक्षा में प्रवेश करने से पहले बच्चों को सैनिटाइज किया जा रहा है। बिना मास्क लगाए स्कूल में आने की अनुमति भी नहीं है। गाइडलाइन, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 8 तारीख से 6 से 8th और 9th और 11th के क्लास को हमने बुला रखा है और पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं। बच्चों को मास्क पहनना अनिवार्य है। सैनिटाइज विद्यालय से हो रहा है, उनका तापमान लिया जा रहा है। अधिक तापमान होने पर बच्चों को घर हम भेज दे रहे हैं। बच्चों को भोजन नहीं लाना है, भोजन का डिब्बा नहीं लाना है। उनको पानी की एक बोतल ला सकते हैं और पूरे क्लासों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है और आते जाते समय भी पूरी दूरी का ध्यान रख रहे हैं। जो टीचर हैं वो पूरा गाइडलाइन का पालन करते हुए बच्चों को अपना शिक्षण दे रहे हैं। तो इस हिसाब से कितने बच्चे आज स्कूल में आए हैं? अभी तो आ ही रहे हैं बच्चे। मुझे लगता है कि लगभग 60% बच्चे आए होंगे। हाँ। क्या क्या गाइडलाइन है? मैं कक्षा 11th बी हरगोविंद सियाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कुसुमगढ़ हल्द्वानी का छात्र हूँ। मैं लॉकडाउन के बाद आज विद्यालय आ रहा हूँ। विद्यालय भी अभी खुल रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि विद्यालय जब खुले हैं तो अब बच्चों की पढ़ाई थोड़ी सुधर जाएगी पहले से, क्योंकि लॉकडाउन में क्या हो रहा था कि बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। स्कूल से आ रहा था कि मतलब प्रॉपरली कोई क्लास नहीं चल पा रही थी, ऑनलाइन व्हाट्सअप के माध्यम से क्लास हो रही थी और जो टीचर लोग भेज रहे थे उसमें कोई नोट्स नहीं मिल पा रहे थे, बच्चों को दिक्कत हो रही थी पढ़ने में। और जब स्कूल खुला है तो बच्चा दोबारा से करेंगे। क्या गाइडलाइन आज दी थी जब आप आज एंट्री हुई थी तो क्या क्या बात हुआ था? हमको बताया गया था कि मतलब जब स्कूल आओगे तो मास्क लगाना जरूरी है, थर्मल स्क्रीनिंग होगी, लेकिन विद्यालय में स्कूल हो नहीं रही है थर्मल स्क्रीनिंग। सोशल डिस्टेंसिंग कहीं पे हो रही है, कहीं पे नहीं हो रही है। मतलब कि पूरा सच तो है नहीं कि यहाँ पर होगी कहीं कहीं पे हो रही है और क्लास में तो हो रही है कहेंगे हम। और बाकी सब स्कूल में आ रहे तो बच्चों को पहले से अच्छा लग रहा है। और स्कूल से एक तो ये है कि काम का प्रेशर ज़्यादा किसी को मिल नहीं रहा है। जैसे कि बच्चे लोग सोच रहे थे कि जब कोरोना का टाइम था तो काम ज़्यादा करना पड़ेगा, काम का कोई ज़्यादा कुछ है नहीं स्कूल से। बस वही है कि हाँ, लेकिन यह है कि पढ़ाई नहीं हो पाई हमारी। क्या नाम? मेरा नाम अनुज तिवारी है। हल्द्वानी की मुखानी पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए एक बड़े शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी जगदीश चंद्र ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी मुक्तेश्वर से 2 किलो 770 ग्राम चरस लेकर हल्द्वानी में 600 रुपए तोला बेचने के लिए आ रहा था, जिसे चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। कि जब पुलिस कल अपने गश्त में और चेकिंग में मामूर थी तो उनको चंबल पुल के पास एक व्यक्ति ऑल्टो कार में मिला और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 2 किलो 770 ग्राम चरस बरामद हुई है। उसके द्वारा ये बताया गया कि इस चरस को वो मुक्तेश्वर इलाके से लेके आ रहा था और स्थानीय स्तर पे उसको कम मात्रा में यहाँ पे बेचना था। उसकी एक बेकरी की दुकान है, संभवतः शायद वो अपनी बेकरी की इस दुकान में बहुत कम क्वांटिटी में इंडिविजुअल लोगों को बेचता था। उसके इस जुर्म से उसको अवगत कराते हुए उसको गिरफ्तार किया गया है। उसको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इस चरस को वो अपनी जो कार ऑल्टो थी उसमें परिवहन कर रहा है। सर, ऐसे टीपी नगर क्षेत्र में भी एक दुकानदार ने पहले चरस बेचते हुए पकड़ा गया था। ऐसा नहीं कि शहर में कुछ इस तरह के और दुकानदार होंगे जो चरस या उस तरह की मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं? इस तरह की जितनी भी गिरफ्तारियां हैं NDPS एक्ट में, उनसे एक विस्तृत पूछताछ का रिकॉर्ड अब रखा जा रहा है, जिसमें ये पता किया जा रहा है कि वो किधर से ऐसे मादक पदार्थ लेके आते हैं और कहाँ बेचते हैं और किस जगह पर स्टोर करते हैं। ऐसी सूचनाओं के आधार पर ऐसे जहाँ भी मामले आएंगे कि वो चाहे दुकानों में बेच रहे हो, मेडिकल स्टोर में बेच रहे हो या किसी अन्य स्थान पर बेच रहे हैं, उन जगहों की तलाशी ली जाएगी और इन लोगों को पता किया जाएगा। ऐसे स्थानों को पता करने के बाद उन पर निश्चित रूप से विधिक कार्रवाई की जाएगी। बाजपुर में सराफा की दुकान पर अंगूठी देखने के बहाने आई एक महिला ने असली अंगूठी को चोरी कर उसकी जगह नकली अंगूठी रख दी। दुकान के बाहर जाने के बाद सराफा को ठगे जाने का एहसास हुआ तो उसने महिला का पीछा कर बाजार से उसको पकड़ लिया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने दुकान स्वामी की तहरीर पर महिला के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। एक महावीर ज्वेलर्स हैं हमारे बाजपुर के अंदर, उनके द्वारा एक तहरीर दी थी और एक महिला को थाने लाके सुपुर्द किया था कि अमुक महिला के द्वारा जो है हमारी दुकान में आकर के और सोने के जेवरात देखते समय एक अंगूठी बदल दी गई थी और नकली अंगूठी वहाँ रख दी गई थी। तो उनके द्वारा उसे पकड़ के थाने में दिया गया और एक तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने जो है उस महिला के खिलाफ
379-411 का अभियोग दर्ज किया गया है। और जब उस महिला की गहनता से महिला कर्मचारी द्वारा जामा तलाशी दिलवाई गई तो उसके पास और भी चोरी के जेवरात बरामद हुए हैं, जिनको उस केस के अंदर कनेक्ट करके और सुसंगत धाराओं में उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया और आज माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। ये महिला बेसिकली बरेली की रहने वाली है और वहाँ से इसी उद्देश्य से घर से निकलती है और हमने बरेली थाना से संपर्क कर इसके बारे में आपराधिक और मामलों की जानकारी भी ली जा रही है। में लगाए गए बहुउद्देशीय शिविर में फरियादियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। विधायक सौरभ बहुगुणा ने फरियादियों को समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कराया। इस दौरान उन्होंने सभासद रवि रस्तोगी के साथ डिजिटल राशन कार्ड का वितरण कर शुभारंभ किया। सोमवार को राजकीय इंटर कॉलेज में शिविर का आयोजन भी किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे पहले धन्यवाद करूंगा उत्तराखंड सरकार उन्होंने सितारगंज में इंटर कॉलेज में बहुउद्देशीय शिविर लगाया है और जैसे कि आप देख सकते हैं हज़ारों की जनसंख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। हमने लगभग अभी यहाँ पे 15 विकलांग सर्टिफिकेट बांट दिए हैं। हमने 5 ट्राईसाइकिल बांट दिए हैं विकलांग लोगों को। हमने यहाँ पर 32 राशन कार्ड बांट दिए जो ऑनलाइन हुए थे, जो स्मार्ट कार्ड बन के राशन कार्ड आए हैं। और काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनकी विद्युत पोल की समस्या है या कोई नाली की समस्या है। जितने लोगों का हम यहाँ पर समाधान कर सकते हैं हम कर रहे हैं। सारे जिले के अधिकारी आए हैं, एडीएम है, ब्लॉक प्रमुख महोदया बैठी हैं, हमारी एसडीएम है। कोशिश है कि पब्लिक की जो मुश्किलें हैं, जो डिपार्टमेंट में इधर उधर भटकते रहते थे, आज सारे विभाग एक जगह एक समय सारे अधिकारी एक जगह पे है और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को उनकी समस्याओं से दूर कर सकें और जितने काम यहाँ हो सके वो यहाँ निपटा रहे हैं। जो नहीं हो पा रहे हैं उनको जिले के स्तर से हम देखेंगे कि जल्द से जल्द। हल्द्वानी में भाजपा पार्षद तन्मय रावत की गिरफ्तारी के बाद कोतवाली में जमकर हंगामा जारी है। गिरफ्तारी का विरोध करने पहुंचे हल्द्वानी के मेयर जोगिंद्र रावतेला और दर्जों राज्य मंत्री तरुण बंसल सहित भारी संख्या में भाजपा नेताओं ने पुलिस के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने भाजपा नेताओं की तीखी नोकझोंक भी हुई। दरअसल भाजपा पार्षद तन्मय रावत द्वारा कुछ दिन पहले रोडवेज के पास एक रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ और मारपीट की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था। तन्मय रावत जी और कुछ लोगों का विवाद एक भोजनालय में हुआ। कुछ खाने को लेकर विवाद था। विवाद क्या था ये जांच का बिंदु है, इसको पुलिस ने जांच करनी चाहिए। जहाँ तक उसमें धाराओं का उल्लेख है, जितनी मेरी जानकारी सभी धाराएं अवेलेबल थी। एक 1 ईयर से कम इम्प्रिजनमेंट थी, तो उसको थाने स्तर से भी उसमें रिहाई हो जाती है और कोर्ट स्तर से भी रिहाई हो जाती है। इसी निमित्त आज वो पार्षद कोर्ट की तरफ गया और वो बेल करा रहे थे और ये लोग उनको पकड़ गए। बोले नहीं कि हम इसकी गिरफ्तारी करेंगे और वैसे भी हम स्टेटमेंट देख रहे 2-3 दिनों से वो इस तरह से आ रहे हैं कि हम एक नज़ीर पेश करना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तन्मय रावत जी कोई एक क्रिमिनल व्यक्ति नहीं है और ना ही कोई ऐसा अपराध हुआ है। ठीक है, विवाद हुआ है, विवाद को आप जांचें। जो कानून कहता है, जो धाराएं अगर सीआरपीसी में अवेलेबल है तो उन्हें अवेलेबल थाने स्तर से तो थाने स्तर से दीजिए। हर का हर प्रतिनिधि सम्मान के लिए होता है और प्रतिनिधि अगर कोई गलत किया वो दंडित भी किया जाता है, होता है। लेकिन जो उसका अधिकार है, कोई बेलेबल चीज़ें हैं तो उसको बेल मिलनी चाहिए। ये मेरा क्या अल्टीमेटम दिया है आपने? हमारी सबकी जितने भी कार्यकर्ता बंधु उनकी मांग है कि कोतवाल साहब को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। अधिक से अधिक जितने भी हमारे पार्षदगण हैं, सभी जितने भी हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं, वो कहते हैं कि कोतवाल साहब उपेक्षा कर रहे हैं। कि सरकार आप नहीं कहता कि अधिकारी हमारे एक व्यक्तिगत व्यक्ति विशेष की विषय को लेकर हम कैसे ट्रांसफर नहीं हुआ तो क्या स्टैंड रहेगा? नहीं, ये आगे की रणनीति है, ये आगे की रणनीति है। मुनस्यारी में जून माह में होने वाले राष्ट्रीय स्तर के जनजाति महोत्सव के आयोजन पर चर्चा और कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु मुनस्यारी पहुंचे जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष और पूर्व आईजी गणेश मतौलिया ने स्थानीय लोगों और अधिकारियों के साथ मुनस्यारी ब्लॉक हाल में बैठक कर विचार विमर्श और महोत्सव को लेकर तमाम चर्चाएं की। महोत्सव का आयोजन रखा जा रहा है तो उसको जो है कि व्रत रूप देने के लिए और सफल बनाने के लिए आप आयोग के उपाध्यक्ष हैं, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे सर? ये बहुत बड़ा फेस्टिवल होगा और इसमें कई स्टेट के लोग होंगे। एक दूसरे की संस्कृति को देखने का, समझने का, परखने का भी एक मौका होगा हमें। तो उसको एक बड़े रूप देने के लिए आज हमने पहली मीटिंग की है, जिसमें स्थानीय लोगों का सुझाव कि वो क्या चाहते हैं, किस तरह से फेस्टिवल चाहते हैं,
क्या वो सहयोग कर सकते हैं। उस पर परिचर्चा की है, उसमें काफ़ी डिपार्टमेंट के लोग थे, यहाँ के लोकल एसडीएम साहब वगैरह सबके लिए चर्चा की है और कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा हो और इसमें पूरे मुनस्यारी क्षेत्र का पूरा तल्ला जोहार से लेकर सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो और हर आदमी इसको पार्टिसिपेट करे और उसको सफल बनाने में अपना कुछ नहीं कर सकते, आप उपस्थित होकर के उसका पार्टिसिपेट करके ही उसका सहयोग करेंगे तो एक अच्छा फेस्टिवल हो सकता है जिससे हमें नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर मुनस्यारी का और पहचान होगी। अब जैसे मुनस्यारी को कोई पहचान की ज़रूरत नहीं है लेकिन और पहचान उसकी होगी। इस दृष्टिकोण से मैंने सोचा कि अगर यहाँ फेस्टिवल होता है तो इसका हमें पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और लोकल की सहभागिता के बिना ही संभव नहीं है, तो सहयोग सहभागिता बहुत आवश्यक है। थैंक यू। उत्तराखंड की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।